फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैमसिन। और केमिस्ट्री हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हीट के बारे में बताया था, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ। तो आज हम लोग उसमें पढ़ने वाले हैं वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ठीक है ना। कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा उसमें हम लोग देखेंगे वर्क डन क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, डेल यू इज इक्वल टू मैंने बताया था क्यू प्लस डब्ल्यू। बेसिकली यहां भी प्लस माइनस, यहां भी प्लस माइनस हो सकता है, दैट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो ये हमारा होता था। इसमें हमने हीट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था, इसको हम लोग और डीप डिटेल देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क डन। तो देखिए, वर्क डन बेसिकली मैं आपको बताऊं, यहां पे मैकेनिकल वर्क डन होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज मैकेनिकल वर्क डन के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। और मैकेनिकल वर्क डन जो यहां पे होता है वो होता है प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा जो वर्क डन होता है ना, उसको देखेंगे। प्रेशर एंड वॉल्यूम से जो वर्क डन मिलता है उसको देखेंगे। तो यानी कि प्रेशर इंटू से चेंज इन वॉल्यूम इज कॉल्ड वर्क डन। चेंज इन वॉल्यूम क्यों होता है, ये प्रेशर क्या है, ये सब डीप डिटेल में आपको बता रहा हूं। एक बार आप देखो, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ये इसकी जो यूनिट आती है दैट इज कॉल्ड वर्क। तो ये वर्क डन हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में देखेंगे। तो जनरली थर्मोडायनेमिक सिस्टम का मतलब होता है कि हीट कंटेंट से हम लोग लेते हैं। तो सपोज करो आपके पास आपके इस किसी चैम्बर में एक गैस है, ठीक है ना। ये आपके पास एक गैस है, कंप्रेस करके इसको मैंने किसी चैम्बर में रखा हुआ है। अब इस पे मुझे वर्क करना है। वर्क करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर से एक पिस्टन लगाऊंगा, है ना। पिस्टन इसलिए लगाऊंगा सो दैट इसको एक प्रेशर मिल सके, ठीक है। अब पिस्टन जो होना चाहिए ये इस तरीके से होना चाहिए कि यहां पे फ्रिक्शनलेस हो। पहली बात ये हमारा होना चाहिए फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस अगर होगा तो इसमें किसी तरीके का कोई एडिशनल कंपोनेंट नहीं आएगा, कोई फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो अब होता क्या है कि सपोज करो इनिशियली हम ये बोले इसका वॉल्यूम बी है। इनिशियली ये गैस है, इसका ये जो हाइट है, हाइट करस्पॉन्ड कर रहा है वॉल्यूम को, क्योंकि एरिया तो सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया इनटू हाइट इज वॉल्यूम। तो इनिशियल वॉल्यूम मैंने माना वी है। अब इस पे वर्क दो तरीके से हो सकता है, या तो हम इसको वर्क इस पे करें कंप्रेस, या वर्क गैस करें एक्सपैंड। दो तरीके से होता है। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्रेस्ड के केस में क्या होना चाहिए। तो देखिए, तो वर्क डन हमारा मैंने ये बोला कि पहली बात तो देखो ये गैस है, इसका एक प्रेशर होगा इंटरनल, गैस का एक इंटरनल प्रेशर होगा। ये पिस्टन हमने रखा, इस पिस्टन पे हम एक प्रेशर लगाएंगे, और वो प्रेशर अगर इस इंटरनल प्रेशर से ज्यादा है तभी गैस को वो कंप्रेस कर पाएगा। तो ये हम बाहर से लगा रहे हैं, इसलिए हम इसको हम लोग बोलते हैं पी एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर जब तक बराबर है तब तक गैस नहीं कंप्रेस होगी, नहीं एक्सपैंड होगी, जैसी थी एज इट इज रहेगी। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, अगर पी एक्सटर्नल को मैंने ग्रेटर देन पी इन कर दिया, ठीक है ना, इस केस में क्या होगा, ये गैस थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। यानी पिस्टन अगर इसको मूव करके और कहीं यहां पे लाइक यहां से इसको यहां पे मूव करा दिया, अब देखो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, फाइनल वॉल्यूम हमारा हो गया लेट इट बी वी डैश। फाइनल वॉल्यूम वी डैश, इनिशियल वॉल्यूम वी, और प्रेशर हमने एक्सटर्नल लगाया था पी एक्सटर्नल, जो कि इंटरनल से ज्यादा है। तो पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम इज द वर्क डन। तो फाइनल वॉल्यूम वी डैश माइनस इनिशियल वॉल्यूम वी, और ये जो वी डैश माइनस वी होगा ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, ये वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि अगर वर्क डन हम सिस्टम पे करते हैं तो वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। और इसी को हम बोलते हैं कि कंप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन। तो कंप्रेशन ऑफ एनी गैस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम साइन कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है हमारा नेगेटिव, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम कम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात समझ में। और एक कंडीशन ये है कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से ज्यादा होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन अब मान लो इस तरीके से हो कि आप सडनली कुछ भी चेंज करते जा रहे हो। पी एक्सटर्नल आपने लगाया, सपोज वॉल्यूम वी डैश, वी डबल डैश, वी ट्रिपल डैश, कुछ भी वॉल्यूम आप कंप्रेस करते जा रहे हो।
हर एक कंडीशन में आपका पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम आपने वर्क डन निकाल लिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जो फॉर्मूला हम लगाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इररिवर्सिबल। इररिवर्सिबल है ना, इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में आप फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज को फिर से नहीं ला सकते वापिस। आगे बात समझ में? यानी गैस अगर एक बार कंप्रेस हो गई और एक लेवल तक चली गई तो वापिस आप आइडेंटिकली उसको वापिस ला पाए तो नहीं आ पाता, इसलिए उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल। अब क्या होगा अगर, और इसमें कंडीशन ये थी कि पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था, है ना, पी एक्सटर्नल एक कांस्टेंट था। एक एक्सपेरिमेंट में आपने वी डैश वॉल्यूम किया, अगले एक्सपेरिमेंट में वी डबल डैश कर दिया, इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर ये वैल्यू भी चेंज हो रही है, अगर पी एक्सटर्नल भी क्या हो रहा है हमारा लगातार चेंज हो रहा है, तो ऐसे केस में अब आप देखो कि पी एक्सटर्नल इंटू वी तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि पी एक्सटर्नल हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है ना। इस केसेस में जहां पे पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से थोड़ा भी ज्यादा हो जाएगा, अभी मैं कंप्रेशन की बात कर रहा हूं, पी एक्सटर्नल पी इंटरनल से थोड़ा, डीपी इज वेरी स्मॉल टेंडिंग टू जीरो, डीपी की वैल्यू बहुत ही थोड़ा सा ज्यादा है टेंडिंग टू जीरो, थोड़ा भी अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि यहां पे कंप्रेशन होने लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आप पहले समझो कि पी एक्सटर्नल की जब वैल्यू चेंज होने लग जाएगी तो अकॉर्डिंगली अगर हम ये ग्राफ ड्रॉ करें पी वर्सेस वी में, तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से आएगा, पी एक्सटर्नल वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम दिस मच, फिर पी एक्सटर्नल वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम, फिर पी एक्सटर्नल वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम, फिर पी एक्सटर्नल वर्सेस चेंज इन वॉल्यूम। इन सबको आप सम अप कर लो तो ये ग्राफ बन जाता है पी वर्सेस वी का ग्राफ, ठीक है। तो ये केस हमारा होता है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल केसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी भी चेंज को इनफाइनाइटेसिमली करते हैं, टेंडिंग टू जीरो, इनफाइनाइटेसिमली अगर हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल केस। तो रिवर्सिबल केस में आपको पता है कि पी एक्सटर्नल बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगा। तो इस बार एक बार कोशिश करते हैं इसको, और आपको पता है कौन सा लॉ हो गया? दिस लॉ इज बॉयल्स लॉ। आपको ध्यान होगा पी वर्सेस वी का ये ग्राफ आता है, और उस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है? उस कंडीशन में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यानी यहां आइसोथर्मल वाली बात हो गई, इस केस में आइसोथर्मल कंडीशन हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि जो वर्क डन हम निकाल रहे हैं दैट इज पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल इज इंटू चेंज इन वॉल्यूम फॉर आइसोथर्मल। और अब हम निकालने जा रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। इस बात को समझना, रिवर्सिबल प्रोसेस है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात कि पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं कि पी इंटरनल प्लस डीपी, अभी माइनस हटाओ, पी इंटरनल प्लस डीपी, अभी हम सिर्फ कंप्रेशन कर रहे हैं, पी इंटरनल प्लस डीपी, और फिर अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी बहुत कम चेंज होगा तो इसको हम लोग डीवी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डीवी। और चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव है तो नेगेटिव यहां ला लो। और जब आप सभी सम अप करोगे ना, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को हम सम करते हैं तो हम लगाते हैं इंटीग्रेशन। तब हम क्या लगाते हैं? इंटीग्रेशन, है ना। और इनिशियल वॉल्यूम अगर आप वी इनिशियल मान लो और फाइनल वॉल्यूम अगर वी फाइनल मान लो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ये डीवी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। पी इंटरनल प्लस डीपी इज वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर। तो अब इस केस में आप देखो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे वी इनिशियल वी फाइनल ये तो रहेगा ही। इस पी इंटरनल प्लस डीपी को हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं? पी इंटरनल, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है डीपी, और यहां पे हम लिख सकते हैं डीवी, चेंज इन वॉल्यूम। अब आपको पता है कि P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी, क्योंकि गैस है, गैस आइडियल गैस के लिए P इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर हम यहां पे इस तरीके से लिखें माइनस वी इनिशियल और वी फाइनल, और यहां पे क्या आ जाएगा? एन आर टी बाई वी इंटू डी वी, ये आ जाएगा यहां से। तो ये हमारा आइसोथर्मल रिवर्सिबल वाला केस चल रहा है। एन आर टी बाई वी, एन आर टी क्या है? कांस्टेंट है। मैंने बताया था कि क्योंकि आइसोथर्मल वाली बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अगर गैस एक फिक्स अमाउंट लिया हुआ है तो इसका मोल कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है। तो एन आर टी बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है ना। तो हमारा फाइनल इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 बाई वी इंटू डीवी, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं यहां पे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी
1/v इंटू dv. तो दैट वर्क डन विल कम एज -nRT 1/v इंटू dv. और आपको पता है कि 1/x इंटू dx फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इधर, v इनिशियल और v फाइनल, तो -nRT/v, और इसको हम लोग लिखते हैं lnv. lnv यानी log बेस e और v, ठीक है ना. तो ये हो गया v इनिशियल, ये हो गया v फाइनल. अब आप लिमिट रख लो, तो लिमिट रख लोगे तो क्या आएगा, -nRT ln v फाइनल अपॉन v इनिशियल. और अगर आप ln यानी log बेस e को log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो -2.303 लगाते हैं, और यहां पे क्या आ गया, nRT और log v फाइनल अपॉन v इनिशियल. हो गया या नहीं हो गया. तो वेरी सिंपल. ये जो वर्क डन आया, पहली बात नेगेटिव है. नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने कंप्रेशन किया है. नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हमने कंप्रेशन किया है, फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है. दूसरी बात, ये जो वर्क डन हुआ आइसोथर्मल कंडीशन हुआ है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. और तीसरी बात क्या है कि ये रिवर्सिबल के केस में है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिवर्सिबल के केस में ये फॉर्मूला होगा, और अगर आपका इरिवर्सिबल केस है तो सीधा आप लगाएंगे प्रेशर एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम, वो फॉर्मूला आप लगाएंगे. तो ये आई थिंक क्लियर हो गया कि वर्क डन हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम में किस तरीके से होता है. अब अगर मान लो गैस एक्सपैंड कर रही है, अगर गैस एक्सपैंड कर रही है बजाय इसके कि कंप्रेस के केस में मैंने बताया कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वो क्या होता है, नेगेटिव. अब अगर एक्सपैंड होगी तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा. देखो यहां ये पिस्टन लगाया था मैंने, अब एक्सपैंड होकर ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, हमारा ज्यादा हो गया. तो डेल इंटू वी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया. तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पी इंटू डेल वी, और ये आएगा पॉजिटिव. तो जब भी पॉजिटिव वर्क डन होगा तो गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी, यानी देयर वुड बी एक्सपेंशन ऑफ द गैस. और इस केस में भी पी एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इज पी इंटरनल से थोड़ा सा कम हो जाएगा, माइनस डीपी. हम रिवर्सिबल की बात करें अगर, तो डीपी लेंगे तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू पी इंटरनल माइनस डीपी. ऑलमोस्ट आप इंटरनल ही ले लेंगे, तो वहां फॉर्मूले में आप प्लस माइनस लिख सकते थे, बट इनिशियली आप मतलब अलग अलग करके देख सकते हैं. तो एक्सपैंड होगा तो हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा, बाय द सिस्टम होगा. अब वर्क डन हमारा होगा बाय द सिस्टम, और वो क्या होगा, पॉजिटिव. ऑन द सिस्टम था तो वर्क डन था नेगेटिव, है ना. तो जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना. अब मान लो एक क्वेश्चन में इस तरीके से बनता है कि अगर मान लो कोई सी एक गैस है ना, अ गैस हैविंग 1 बार प्रेशर, ठीक है ना, और इज केप्ट किसी वेसल में रखा हुआ, इज केप्ट इन अ वेसल, है ना. इसके बाद अगर इज केप्ट इन अ वेसल इन वैक्यूम, इन अ वेसल नहीं, केप्ट इन अ वेसल की जगह आप लिखो इज केप्ट इन वैक्यूम. बेसिकली अगर वैक्यूम कंडीशन में रखा हुआ है, इज केप्ट इन वैक्यूम, है ना. व्हाट विल बी द वर्क डन इफ इट्स, लिखो इसमें, देखो वर्क डन क्या होगा अगर इसका वॉल्यूम जो होता है फाइनल वॉल्यूम, से फाइनल वॉल्यूम आप कितना ले सकते हैं, 10 मीटर क्यूब, और इनिशियल वॉल्यूम भी ले लो, चलो 2 मीटर क्यूब. तो पहली बात तो वैक्यूम है, वैक्यूम में पी एक्सटर्नल नहीं होता, जीरो होता है. सीधा इसका वर्क डन आ जाएगा जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, इसलिए वर्क डन जीरो आ जाएगा. ठीक है ना. अब अगर वैक्यूम की बजाय यहां मैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 दे दूं कि चलो भाई वैक्यूम नहीं है, एक एक्सटर्नल प्रेशर है, यहां प्रेशर इंटरनल था, ये देखो ये इंटरनल प्रेशर था 1 बार, ठीक है ना. और अगर एक्सटर्नल प्रेशर दे दिया जाए, एक्सटर्नल प्रेशर सपोज मैंने 5 बार दे दिया, और इरिवर्सिबल बोला प्रोसेस को, इरिवर्सिबल प्रोसेस है और 5 बार प्रेशर है, तो आप क्या करेंगे, वेरी सिंपल, वर्क डन क्या होता है इरिवर्सिबल के केस में, सीधा होता है हमारा पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम. देखो लकीली यहां कितना आ रहा है, नहीं यहां तो नेगेटिव -8 आएगा ना, तो -8, तो माइनस इंटू 5 -40, और यह आपका बार है, तो यह आ जाएगा आंसर जूल. तो -40 जूल. अब माइनस वर्क डन क्यों माइनस आया, क्योंकि सिस्टम पे वर्क किया गया, कंप्रेशन हुआ है. देखो फाइनल वॉल्यूम, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, ये इनिशियल वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम इसमें बढ़ा हुआ है ना, तो यहां प्लस आ जाएगा.
दिस इज प्लस, है ना। तो वर्क डन बाय द सिस्टम फ्री एक्सपेंशन का केस है। इनिशियल वॉल्यूम 2, फाइनल वॉल्यूम 10 है। और अगर इसका रिवर्स हो जाता तो यहां पे माइनस आ जाता। तो ये सब बातें आप समझ गए। अब अगर यही कंडीशन होता और वो बोलता कि गैस का इंटरनल प्रेशर 1 बार है और उसका अगर फाइनल वॉल्यूम आपका सपोज करो 2 है और इनिशियल वॉल्यूम 10 है, इनिशियल फाइनल वॉल्यूम 2 है और इनिशियल वॉल्यूम 10 है मीटर क्यूब में, है ना। अब वो बोलेगा कि रिवर्सिबली आइसोथर्मली रिवर्सिबली इसमें वर्क डन क्या होगा। आपको पता है कि जब हम रिवर्सिबली आइसोथर्मल लगाते हैं तो -2.303 और 1 मोलर गैस का 1 मोलर ले लो तो 1 इंटू NRT होता है। आर की वैल्यू आप मीटर क्यूब में तो क्या रखेंगे 8.31 रखेंगे। और टेम्परेचर आइसोथर्मल है तो कोई टेम्परेचर गिवन होगा, सपोज करो 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो 300 केल्विन इंटू लॉग। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहां पे कंप्रेशन है तो फाइनल वैल्यू 2 अपॉन इनिशियल वैल्यू 10। तो इस तरीके से ये वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन का क्वेश्चन हम लोग इजीली कर सकते हैं, चाहे वो कंडीशन एक्सटर्नल प्रेशर का हो चाहे वो कंडीशन वैक्यूम का हो। देखो वैक्यूम का तो आपको श्योर है कि एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं। अब देखो फ्री एक्सपेंशन भी हम उसी को बोलते हैं। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाए, इसी को हम बोलते हैं गैस का फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस। तो जो प्रेशर वर्क डन कितना होता है उस केस में पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। पी एक्सटर्नल कितना है 0 इंटू जो भी है कुछ है वो 0 ही आएगा। तो फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई वर्क डन नहीं होता। आगे बात समझ में, ये कंडीशन है कि इस तरीके से आप पहचानते हैं कि ये गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। चलिए, तो ये सारी बातें थी वर्क डन की। इसमें आप लोग फॉर्मूला आपने देख लिया, इसमें क्वेश्चन और कर लेना, कंडीशन मैंने बता दिया है। अब थोड़ा सा हम हीट के बारे में और आते हैं। देखो हीट, अभी मैंने सिर्फ आपको ये बताया था हीट एंड हीट कैपेसिटी। अब हीट के बारे में थोड़ा सा ये देखें कि बेसिकली हीट जिसको हम लोग हीट और से एंथैल्पी, पहले हम लोग एंथैल्पी, एक न्यू टर्म आपको मिलता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये एंथैल्पी है क्या, इसके बारे में हम लोग डीप कैलकुलेशन एंड ऑल और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं जस्ट एक इंट्रोड्यूस करा दूंगा आपको यहाँ तक कि एंथैल्पी होती क्या है। तो देखो आपको ये पता है कि डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चलो अभी मैं एक सिर्फ प्लस वाला ले रहा हूं, यहाँ कुछ भी कंडीशन हो सकता है। तो डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल यू क्या होता है बेसिकली, दिस इज हीट, ये भी हीट है बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्यूवी, क्यूवी का मतलब होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपने किसी सिस्टम में कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट दिया तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम होने से वर्क डन तो कुछ होना नहीं है। वर्क डन नहीं होना है तो सारा का सारा हीट चेंज होगा इंटरनल एनर्जी में। तो उसी को हम बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी। आगे बात समझ में। लेकिन थर्मोडायनेमिक सिस्टम में होता है कि हमारे मैक्सिमम जो रिएक्शंस होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होते हैं। तो इसका कैलकुलेशन हमें देखना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसको यहां पे रखते हैं। इसको यहां पे अगर हम रखें तो क्या आएगा देखो। तो यहां पे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, चलो अभी डेल यू लिखा, डेल यू इज इक्वल टू, अगर यहां पे क्यूपी यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट दिया और वर्क डन अगर हम सिस्टम पे करते हैं, मान लो सिस्टम पे हमने वर्क डन किया तो माइनस आएगा। तो P इंटू फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस V1 का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। और इसी तरीके से डेल यू जो होता है हमारा, डेल यू को भी हम लिख सकते हैं U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्योंकि इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, हम लोग इसका कैलकुलेशन एक का नहीं कर सकते, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। तो क्यूपी क्या आ जाएगा यहां से, क्यूपी इज इक्वल टू आ जाएगा U2 माइनस U1 और ये आ जाएगा प्लस PV2 माइनस PV1। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, इसको थोड़ा सा देखो, है ना। अब ये जो QP है, ये QP क्या बता रहा है आपको, यही आपको बता रहा है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम बोलते हैं एंथैल्पी। तो यानी अगर दिस इज एंथैल्पी ऑफ सेकंड स्टेट, एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट स्टेट, तो इसको बोलते हैं हम लोग डेल इंटू एच। तो यहां से आपको यह पता चला कि जो एंथैल्पी, जो न्यू टर्म हमारा आ रहा था एच, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, U प्लस पी वी। U प्लस पी वी हम लिख सकते हैं एंथैल्पी को,
ये हीट कंटेंट ऑफ दिस सिस्टम थर्मोडायनामिक सिस्टम में है, टोटल हीट कंटेंट आइदर फ्रॉम वर्क डन और फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। तो दिस हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये जो क्यूपी आया चेंज इन एंथैल्पी बता रहा है। तो ये एक नया टर्म आया, ये स्टेट फंक्शन है, ये ध्यान रखना, दिस इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, है ना। तो इसको देखते हुए अगर हम लोग फाइनली इसको ड्राइव करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो यहां जो फॉर्मूला आता है वो आता है डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी। और अगर गैसियस स्टेट है तो पी डेल वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, डेल यू डेल एन जी आर टी। डेल एच इज इक्वल टू डेल यू इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्लस डेल एन जी आर टी। एन जी क्यों लिखा, क्योंकि गैसियस कंपोनेंट के लिए हम लेते हैं, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गैसियस कंपोनेंट के लिए लगता है। तो आप ये दोनों ही फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लो, ये काम आएगा। एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी थर्मोडायनामिक सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन दैट सिस्टम, मतलब बाय दैट सिस्टम हो गया, यहाँ तो पी प्लस पी डेल वी आया। आगे बात समझ में, या अगर पी डेल वी की जगह अगर आपको चेंज इन मोल लिख रहा है तो डेल एन जी आर टी। जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन करते हैं, मान लो यहाँ पे कि मान लो N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। एंड अब देखो ये सारे गैसेस कंपोनेंट है, दिस इज गैसेस कंपोनेंट, दिस इज गैसेस कंपोनेंट, दिस इज गैसेस कंपोनेंट। अब अगर वो बोलता है कि ये एक थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो रहा है, इसमें अमोनिया बन रहा है, N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, तो इस केस में अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कोई वैल्यू दे देता है, सपोज 20 किलो जूल दे देता है, 20 किलो जूल, ठीक है ना, पर मोल ले लो, 20 किलो जूल पर मोल, तो वो बोलेगा कि डेल एच कितना होगा, चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा इसमें। क्लियर। अब आपको देखो यहाँ पे पी डेल वी दिया ही नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे मोल कंपोनेंट दिख रहा है, तो यहाँ पे डेल एन जी आर टी लगाएंगे। अब यहाँ पे डेल एन कितना होगा, देखो डेल एन का मतलब चेंज इन मोल, सिर्फ गैसियस कंपोनेंट का, इत्तेफाक से यहाँ सारे गैसियस कंपोनेंट है, तो फाइनल गैसियस कंपोनेंट हमारा 2 है, इनिशियल कितना है 3, 3 गैस यहाँ पे, 1 गैस यहाँ पे 4, तो 2 माइनस 4, तो डेल एन जी यहां पे कितना आ जाएगा, नेगेटिव आएगा -2। तो डेल एच कितना हो जाएगा, दिस 20 इस फॉर्मूले से, प्लस डेल एन जी माइनस है तो -2 इंटू आर। आपको पता है जब हम जूल में लेते हैं तो आर की वैल्यू 8.31 आती है, और टेम्परेचर 300 केल्विन, वो 27 मैंने ले लिया, वो गिवन होगा आपको। फाइनली ये आप कर लोगे तो यहां पे आपको डेल एच आ जाएगा। इससे ये पता चल जाएगा डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आई तो एंडोथर्मिक, नेगेटिव आई तो एक्सोथर्मिक। ये आप पढ़ चुके हो कि क्या अमोनिया बनने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक होगी, वो वैल्यूज गिवन होगी, उससे पता चल जाएगा। तो आई थिंक ये बेसिक आपको समझ में आया कि एंथैल्पी का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे एंथैल्पी ड्राइव हुई, और एंथैल्पी का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरियस एंथैल्पीज और उनका कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कैसे करते हैं, क्या क्या उसके पीछे रूल्स हैं। ओके, तभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।